जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान की धीर सिंह धाबाई की बुक। इस धीर सिंह धाबाई की बुक में हम क्या देख रहे थे, देखो बेसिकली ये जो बुक है ना, इसको अपन रीड कर रहे थे। रीड करने के साथ साथ चीजों को अच्छे तरीके से याद भी कर रहे थे। ये धीर सिंह धाबाई की बुक, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको कवर पेज दिखा दूं, कुछ इस तरीके की दिखती है और अच्छी खासी फेमस बुक मानी जाती है साइकोलॉजी के क्षेत्र में। तो इस बुक को अपन पूरा ही पढ़ेंगे, यानी शुरुआत से लगाकर एंड तक इस बुक को अपन अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। एक हल्की हल्की रीडिंग देंगे, इसके साथ चीजों को याद भी करते जाएंगे, चीजों को बेहतरीन तरीके से याद करते जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को व्यवस्थित तरीके से याद करते जाएंगे। भले ही 3 पेज पढ़ेंगे, यानी 4 से 5 और 6, 4 5 6 इन 3 पेज को पढ़ेंगे, लेकिन इन 3 पेज को न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे। मुश्किल से ये 1 2 और 3 पेज, इतना ही तो याद करना है ना हमें, इतना ही याद करना है बस। यही सारे तो शब्द हमें याद करने हैं। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से होगा, देखो ये शब्द मुझे कहना भी ठीक नहीं लगता। क्यों कहे मुश्किल वाला, कहने में क्या जाता है, कम से कम कहने को तो यह कहना कि बहुत आसान है। क्या जाता है कहने में, क्योंकि वर्ड्स हैज अ लॉट ऑफ पावर्स। अगर शब्दों में इतनी ही ताकत है तो क्यों ना सकारात्मक शब्द कहें। तो बहुत बढ़िया तरीके से पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 को अपन याद कर लेंगे। और ये पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, है ना। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो। बाकी इस बुक को आप पढ़ना चाहो पीडीएफ में, एज ए पीडीएफ देखना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो अपन बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। अपन नहीं, हम कह रहे हैं ज्यादा ठीक रहेगा। अपन शब्द वैसे बेसिकली थोड़ा ना रॉन्ग होता है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं पेज नंबर 4, 5 और 6 से। देखो क्या देखना है हमको, पेज नंबर 4, 5 और 6। पेज नंबर 4, 5 और 6 पर आने से पहले थोड़ा सा कल वाला रिवाइज कर लेते हैं हम। तो हमें थोड़ा सा रिविजन लेना चाहिए। जो बच्चे कल भी जोड़े थे उनको थोड़ा सा चीजें अच्छे से याद हो जाए, तो इस वजह से अपन थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हैं। देखो कल क्या देखा था हमने, बेसिकली आज टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता, जिसमें हमने 3 पेज कल पढ़ दिए थे। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। क्या देखा था हमने, इसमें हमने कुछ बेसिक जानकारी, यानी शिक्षा के अलग अलग विद्वानों के अनुसार परिभाषाओं को देखा था। ये यहाँ पूरी परिभाषा है, शिक्षा की अलग अलग परिभाषा। और यहाँ कुछ 3 विद्वान हैं जो शिक्षा के दायरे को लेकर अपने अपने मत रखते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं ना। तो यहाँ कुछ 3 विद्वान हैं और यहाँ कुछ अलग अलग विद्वान हैं जो अपने अपने अनुसार शिक्षा की परिभाषा देते हैं। देन यहाँ क्या देखा था हमने, देखो इस वाले पोर्शन में, पूरे ही पोर्शन में अपन देखते हैं अलग अलग एरियाज के जनक देखते हैं। साइकोलॉजी के जनक, आधुनिक साइकोलॉजी के जनक, एंशिएंट साइकोलॉजी के जनक, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, और इस तरीके से अपन अलग अलग जनक के बारे में देखते हैं। बाकी यहाँ पूरी प्रोग्रेस देखी हमने कि शिक्षा मनोविज्ञान में इस सन में, अमुक सन में, अमुक सन में, अमुक सन में, अमुक सन में, यानी फला सन में क्या क्या हैपन हुआ, ये देखते हैं अपन। बाकी यहाँ क्या देखा, यह देखा कि साइकोलॉजी आगे कैसे बढ़ी। साइकोलॉजी आज व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानी जाती है। तो व्यवहार के विज्ञान से पहले साइकोलॉजी को कौन से विज्ञान के रूप में जाना जाता था। क्या आत्मा का विज्ञान, क्या मन का विज्ञान, क्या चेतना का विज्ञान, क्या व्यवहार का विज्ञान, किस किस तरीके से साइकोलॉजी को अलग अलग विज्ञानों के रूप में जाना गया। एंड में वुडवर्थ कहता है कि इसने आत्मा को भी त्यागा, मन को भी त्यागा, चेतना को भी त्यागा और अंततः इसने व्यवहार को अपनाया। इस तरीके की कुछ परिभाषा होती है। ये देने वाले कोई व्यक्ति होते हैं जो हमने कल देख लिया था। बाकी मनोविज्ञान की हमने बहुत सारी परिभाषाएं देखी, यहाँ हमने मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं देखी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, इसका विकास कैसे हुआ और इसकी क्या क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं अपन। इस वाले पोर्शन में क्या देखा और इस वाले पोर्शन में क्या देखा। देखो इस वाले पोर्शन में अपन देखते हैं मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है। किसी चीज को मापना मनोविज्ञान का लक्ष्य है, प्रेडिक्शन करना, पूर्व कथन करना मनोविज्ञान का लक्ष्य है, व्याख्या करना मनोविज्ञान का लक्ष्य। ये हमने डिटेल देखा। ये तो बेसिकली वही है ना, इस वजह से यहाँ से बता रही हूँ। बाकी मनोविज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जानते हैं अपन। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनुष्य, पशु है, व्यक्तित्व है, प्रौढ़ है, किशोर है, बाल है, व्यवहार है, औपचारिक है, शारीरिक, बहुत सारी शाखाएं होती है, बहुत सारी। बस एक बार गो थ्रू आएंगे ना तो पता चल जाएगी ये अमुक शाखा है। बाकी मनोविज्ञान के संप्रदाय में क्या देखते हैं, देखो मनोविज्ञान के जो साइकोलॉजी उसके संप्रदाय कौन कौन से वो देखते हैं अपन। क्या संरचनावाद संप्रदाय है, तो ये संप्रदाय की स्थापना किसने करी, ये किसको मनोविज्ञान का कंटेंट मानता है, किसको मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में अडोप्ट करता है, ये इसकी ऐसी क्या विशेषता है जो दूसरे वाद से या फिर दूसरे स्कूल से, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अदर स्कूल से इसको डिफरेंशिएट करता है। तो इस तरीके से ना इसके बारे में हल्की हल्की जानकारी ली। ये था संरचनावाद के साथ हमने 1-2 छोटे छोटे से सिद्धांत भी देखे थे। एक वुंड का था और एक टिश्नर का था। ये कुछ हल्के हल्के सिद्धांत भी अपन पढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे अपनों ने सारी जानकारी प्रकार्यवाद के बारे में लिखी थी, है ना, कि प्रकार्यवाद क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रकार्यवाद के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन संरचनावाद के बारे में। तो ये पढ़ा था हमने कल। देखो अब बिना देखे आपको चीजों को रिवाइज करना है। पेज नंबर 1 में क्या पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 1 में हमने इस तरफ देखा था कुछ 2-3 व्यक्ति थे, वो साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान की कंटेंट के रूप में किस किस को मानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व, कंटेंट नहीं तत्व किसको मानते हैं। कंटेंट तो विषय वस्तु हो जाएगा, ये देखा था। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, फर्स्ट पेज की बात करें, यहाँ पे हमने देखा था
शिक्षा को लेकर अलग अलग परिभाषाएं। और अगले पेज पर आ जाए अपन, जो कि यही है। तो इस पेज में अपन क्या देखते हैं, आपको बिना देखे देख बोलना है, जो कि मैं भी बिना देखे बोल रही हूँ। तो आपको भी चीजों को याद करना है, समझना है, पढ़ना है, प्लस चीजों को लर्न भी करना है। तो यहाँ क्या देखते हैं अपन, बहुत से जनक के बारे में देखते हैं, और यहाँ आते आते अपन उसकी प्रोग्रेस देख लेते हैं। जनक प्लस प्रोग्रेस देख लेते हैं। यहाँ क्या देखते हैं अपन, साइकोलॉजी का विकास कैसे हुआ आखिरकार। और यहाँ नीचे अपन थोड़ा सा साइकोलॉजी की परिभाषा। यहाँ क्या देखते हैं अपन, यहाँ देखते हैं कि साइकोलॉजी के उद्देश्य क्या है बेसिकली, बाकी उसकी ब्रांचेस क्या है ना, इस तरीके से। बाकी यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ उसके ना कुछ वाद के बारे में, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि संरचनावाद, जो कि प्रकार्यवाद। इस तरीके से अपन 2 वाद यहाँ पे क्लियर करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले इससे आगे क्या देखेंगे। पहले अपन है ना ओवरऑल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इससे आगे अपन बेसिकली देखने क्या वाले हैं, है ना। तो पता तो हो कि इन 3 पेज में अपन पढ़ने क्या वाले हैं। तो इन 3 पेजेस में पेज नंबर 6 तक हम पढ़ने वाले हैं व्यवहारवाद के बारे में, चूंकि अपन 2 वाद तो पहले पढ़ चुके हैं। अब व्यवहारवाद के बारे में पढ़ेंगे। चौथा अपन गेस्टाल्टवाद, 5वां संज्ञानवाद, 6वां मनोविश्लेषणवाद, 7वां प्रेरकी संप्रदाय, 8वां साहचर्य मानवतावाद। और देन अपन देखेंगे मनोविज्ञान को शिक्षा की क्या देन है। और ये तो बहुत बेसिक है, इसको तो अपन एक बार गो थ्रू होंगे ना कि मनोविज्ञान शिक्षा को क्या सिखाता है, क्या देता है, ये तो अपन जानते हैं। वैसे इसको ज्यादा माइंड करने की जरूरत है नहीं। वैसे यहाँ से अपन देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, ये थोड़ा सा समझने की और याद करने की चीजें। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, अब तक हमने शिक्षा की परिभाषा पढ़ी, यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। देन ये है हमारा लास्ट पेज, जिसमें अपन देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, जो कि हमारा हेडिंग का ही मेन पार्ट है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, तो क्या जाना, क्या देखा आपने, हम देखने वाले हैं कुछ जो बचे हुए वाद है ना, उनको कंप्लीट करेंगे। एक सेकंड थोड़ा सा, ये व्यवहारवाद, ये आपका गेस्टाल्टवाद, फटाफट से देख लेते हैं। गेस्टाल्टवाद, देन संज्ञानवाद, देन मनोविश्लेषणवाद, देन देखो हाथ थोड़ा सा तिरछा हो रहा है मेरा इस वजह से। और देन 7वां अपन प्रेरकीवाद, देन अपन साहचर्यवाद, देन अपन मानवतावाद, ठीक है। और देन क्या है, ये तो अपन बेसिक से जानकारी, इसको अपन हाईलाइट नहीं करते। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, आखिरकार शिक्षा मनोविज्ञान डेवलप कैसे हुआ। देन शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, शिक्षा एजुकेशन साइकोलॉजी की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बात और ये परिभाषा हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा हो गया। देन लास्ट पेज में इसका नेचर कैसा है, इसके एरियाज क्या क्या है, इसके उद्देश्य क्या क्या है, इसका नेचर कैसा है, शिक्षा मनोविज्ञान का आखिरकार नेचर कैसा है। और फिर शिक्षा मनोविज्ञान के एरियाज क्या क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है। फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं और चीजों को याद भी कर लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ से, हमने देखा था प्रकार्यवाद या कार्यवाद, क्या देखते हैं इसके बारे में। देखो इसके बारे में इतना और बचा हुआ, ये संप्रदाय साहचर्य के नियम पर बल देता है, मानसिक क्रिया व अनुकूल व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। सभी क्रियाओं की शुरुआती उद्दीपन से होती है, सीखने की प्रेरणा, अभ्यास और व्यक्ति भिन्नता को महत्वपूर्ण माना गया है। वुडवर्थ, जो कोलंबिया प्रकार्यवादी ने सिखाया कि प्रक्रिया में क्रियाविधि व चालक को महत्वपूर्ण माना है। करके सीखने पर बल है, कार्यक्रमित सीखने पर बल, और आयु स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण। देखो ये जो अपना प्रकार्यवाद है ना, बेसिकली किस पर बल देता है, प्रकार्यवाद और सृजनात्मक कल हमने देखा था ना कि इसमें कॉमन क्या है, एडिशनल जानकारी क्या है। तो ये प्रकार्यवाद कुछ ऐसे कितने बिंदु, 1 2 3 4 5 6 कुल 6 बिंदुओं पर बल देता है। क्या साहचर्य, यानी देखो प्रकार्यवाद अपन जानते हैं पावलो वाला साहचर्य पर बल देता है। बाकी मानसिक क्रिया, और देखो चीजों को मैं ट्रिकी तरीके से साथ के साथ याद भी करते जाना है। साहचर्य पर मानसिक क्रिया व अनुकूलन व्यवहार के और क्रियाओं की शुरुआत उद्दीपन से होती है, उद्दीपन बल देता है। प्रेरणा और व्यक्ति भिन्नता को महत्वपूर्ण मानता है। देखो कितनी चीज हो गई, थोड़ा सा अपन यहाँ देखने की कोशिश करें। साहचर्य है ना, और अनुकूलन व्यवहार, मानसिक क्रिया और अनुकूलन, फिर उद्दीपन, फिर प्रेरणा, फिर क्रियाविधि और चालक को भी महत्वपूर्ण, करके सीखने पर बल, और लर्निंग बाय डूइंग, और कार्यक्रम में सीखने पर बल, आयु स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम बल, करके सीखना है ना। तो ये इन सारी चीजों को कौन महत्व देता है, हमारा प्रकार्यवाद। देखो प्रकार्यवाद में क्या क्या है, साहचर्य तो एस, देखो चीजों को याद रखना पड़ेगा ट्रिकी तरीके से, एस, और अनुकूलन, और देन उद्दीपन, और देन प्रेरणा, सोप साबुन हो गया ना, फिर अपने प्रेरणा, फिर अपने क्रियाविधि, करके सीखने पर ना, करके सीखने, एक तो क्रियाविधि और करके सीखने पर, तो सौंप के है ना, सौंप के मतलब जो सौंप नहीं आते, सौंप के लड्डू, मान लो सौंप के लड्डू। देखो चीजों को आपको याद रखना, जितना सहज होके, जितना लाइटली लेके चीजों को याद करोगे उतनी जल्दी हो जाएगी। साहचर्यवाद, अनुकूलन है, उद्दीपन है, और पीछे क्या था अपने प्रेरणा ही, कैसे अपने क्रियाविधि, कैसे करके सीखना, सौंप के, ये किसका है, प्रकार्यवाद का। अगला व्यवहारवाद में क्या देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ही तो है व्यवहारवाद, यही तो देखना है आपको व्यवहारवाद, ये पढ़ लिया मतलब व्यवहारवाद आपने कंप्लीट कर लिया।
प्रतिपादन इसके व्हाट्सएप माने जाते हैं, व्हाट्सएप माने जाते हैं जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय और द्वितीय बल कहा है इन्होंने। और मूल व्यवहारवादी बीएफ स्किनर है और प्रारंभिक व्यवहारवादी ये हैं और कुछ विश हैं और हंटर है और हॉट्स है। और उत्तर व्यवहारवादी गुथरी हॉल स्किनर पेंटर है। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने का संप्रदाय है ये। इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है। विधि निरीक्षण विधि अवलोकन विधि परीक्षण है शाब्दिक रिपोर्ट अनुबंधन विधि पुस्तक व्यवहारवाद कथन मुझे चाहे जो बालक दे दो मैं उन्हें कुछ बना सकता हूँ। 1925 में यह बात इन्होंने कही थी वॉटसन ने। विशेष ये सृजनावाद प्रकारवाद के विरोध में स्थापित हुआ। जो ऊपर वाले दोनों ही वाद है ना उनको उनका रेसिस्ट करा, उनका विरोध करा और ये स्टेब्लिश हुआ। वॉटसन का व्यवहारवाद के दो उपक्रम है। जो वॉटसन का व्यवहार है उसके दो उपक्रम है। यहाँ से अपन वॉटसन का पढ़ने वाले। प्राथमिक उपक्रम इसमें धनात्मक पहलू ऋणात्मक पहलू शामिल थे। अच्छा दो उपक्रम है। एक तो प्राथमिक उपक्रम हो गया, एक और उपक्रम बताया नहीं गया। चलो फर्स्ट वाले को बताया गया। धनात्मक पहलू मतलब कि इसमें क्या बताया कि अनुभवी व्यवहारवाद या वर्गीकृत व्यवहारवाद भी कहा जाता है इसी को। और इस पक्ष में मनोविज्ञान को मानव व्यवहार व पशु बल दिया जाता है। मानव व्यवहार व पशु बल दिया जाता है। अच्छा और देन प्रेक्षण व अनुबंधन विधि को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋणात्मक इसको तात्कालिक व्यवहारवाद या आमूल व्यवहारवाद इसमें सृजनावाद और प्रकारवाद को अस्वीकृत करना था। वॉटसन ने आदत निर्माण में 3 नियमों का उल्लेख करा है। बारंबारता, अभिनवता और अनुबंधन। वॉटसन द्वारा पर्यावरण में वातावरण को अधिक महत्व देने के कारण पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। विशेष कार्यक्रम भी चलाया जाता है पर्यावरणवादी, जिसको अपन पर्यावरणीय नीति शास्त्र कहा जाता है। देखो क्या देखा हमने, यहाँ इतना देखा ना। तो ये कहते हैं कि वॉटसन ने दो उपक्रम बताए, पॉजिटिव बताया, ऋणात्मक बताया। पॉजिटिव क्या कहता है, मनोविज्ञान को मानव व्यवहार और पशु पर बल देता है। प्रेक्षण अनुबंधन विधि को महत्वपूर्ण मानता है। तो बेसिकली ना इसमें अनुबंधन विधि को महत्व, प्रेक्षण जो देखकर अब सीखते हैं ना उस विधि को महत्व दिया इसमें। बाकी इसमें वॉटसन ने यहाँ पे आदत निर्माण के 3 नियम बताए हैं। आदत निर्माण की बात की गई है ना, यहाँ प्रेक्षण को और यहाँ आदत निर्माण को, इसके धनात्मक और ऋणात्मक। आदत निर्माण 3 तरीके से, आप बार बार करोगे, अभिनव करोगे मतलब कि बार बार वो फोर्सफुली करोगे अनुबंधन, और बार बार अनुबंध बिठाओगे। जब भी मान लो आप गर्म दूध को छूते हो तो आपका हाथ जल जाता है, अनुबंध हो गया, बार बार चीजें एक साथ आ रही है। बाकी व्यवहार और देखे क्या, ये तो अपने वॉटसन को सेंटर रख के देख लिया। बाकी यहाँ पे इतनी सारी बातें क्या थी, इन्फॉर्मेशन। प्रतिपादक ये है, बाद के प्रतिपादक ये है, सब प्रतिपादक बताइए, शुरुआत के हैं, ये बात के हैं और बस ये बताया। तो प्रतिपादक वैसे तो वॉटसन है लेकिन स्किनर भी हैं। तो वॉटसन है और स्किनर भी हैं और लेस्ले, हंटर और हास्ट भी हैं। इस तरीके से देखते हैं। और ये देखो ये मूल व्यवहारवादी स्किनर, ये प्रारंभिक व्यवहारवादी गुथरी, हॉल स्किनर, फेंटर, ये सारे मतलब कुल मिला के उन्होंने ना बार बार प्रतिपादक ही बताए हैं। शुरुआत के कौन है और उसके बाद मूल कौन है, शुरुआत के कौन है, बाद के कौन है, इस तरीके से बताया सारा कुछ। और प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है, इनका मानना ये है। निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि, परीक्षण विधि, अनुबंधन विधि, इसकी विधियां कौन सी, व्यवहारवाद की विधियां हैं। आप देख कर सीख सकते हो, परीक्षण करके, शाब्दिक रिपोर्ट से, अनुबंधन से सीख सकते हो। इनकी किताबें आप जो चाहो बना सकते हो। तो ये पढ़ लिया हमने व्यवहारवाद। देखो शुरू ही नहीं हुआ और हमने खत्म भी कर लिया। देखो आपको बोलना है, क्या देखा हमने, आंखें बंद करके बोलने की कोशिश करो। प्रतिपादक वॉटसन माने जाते हैं, मूल प्रतिपादक स्किनर माने जाते हैं, शुरुआती प्रतिपादक कोई 3-4 नाम आए थे हांट करके, और उत्तर प्रतिपादक फिर वापस से वही स्किनर आ जाते हैं। उत्तर प्रतिपादक और शुरुआती प्रतिपादक, इनमें ना एक से ज्यादा नाम थे। बाकी हमने देखा कि व्यवहार अध्ययन की किताब मानी जाती, कहते हैं कि एक बालक ला के दो, मैं खुद तुम जो चाहोगे वो बना दूंगा। और इस तरीके से किताब लाए और इस तरीके से अलग अलग व्यक्ति, इनका मानना है कि बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। और इनकी विधियां क्या होती है, अवलोकन करके सीखना और शब्दों के थ्रू सीखना, ये इनकी विधियां होती है सिखाने की। अवलोकन के थ्रू तो हमने जान लिया, इसके अलावा और भी विधियां होती है जैसे निरीक्षण है। और बाकी और देख लेते हैं अपन इसमें कुछ है ना, इसमें स्किनर को सेंटर करके देखते हैं। स्किनर ने 2 उपक्रम बताए, धनात्मक, ऋणात्मक। तो धनात्मक जो है ना वो प्रेक्षण से संबंधित माना जाता है। ऋणात्मक जो है ना आदत के 3 लेवल बताता है, बारंबारता, अभिनवता और लास्ट में कुछ पुनर्बलन करके कुछ है। तो ये सारी जानकारी हमने लास्ट में क्या है, अनुबंधन करके। तो देखो मैंने कहा ना कि यहाँ पे हमने एक से ज्यादा नाम देखे, वो क्या है, VLHH, VLHH कौन से है, वी नाम याद रखेंगे, VLHH, वहल, वल्लाह, वलह, अच्छा वलह होता है ना, वल्लाह, तो चलो वल्लाह कर देंगे, सुबहान अल्लाह, तो वल्लाह ध्यान रखेंगे यहाँ से। और बाकी अपने यहाँ कौन है, उत्तर व्यवहार होती है, वही है गुथरी, हॉल स्किनर, फेंटर। अच्छा यही अपने जी आ जाता है, एच आ जाता है, GH और S, गस 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 गॉस, अच्छा गोशिप्स कहते हैं, तो गोश है ना, S, हश,
घो गहस गहस गहस। चलो गहस है ना, बहस की जगह यहाँ क्या दिया, गहस। गहस की जगह बहस की जगह गहस। देखो चीजों को याद ही तो रखना है। क्या फर्क पड़ता है कि आप कितनी बचकानी ट्रिक बनाते हो, क्या फर्क पड़ता है कि आप कितनी बेतुकी ट्रिक बनाते हो। ये बेतुकी ट्रिक से हमें याद रहती क्या है, बस नहीं है बल्कि गह पे गहस है, गहस बहस नहीं गहस क्या है गहस। और एफ को साइलेंट मान लो। तो ये बेसिक जानकारी हमने व्यवहारवाद के बारे में देखी। अब आ जाता है गेस्टाल्टवाद पर। देखो हमको सिर्फ यहाँ तक पहुंचना है, आज हमको यहाँ तक अच्छे से याद करना है। अगर आप ये वीडियो दोबारा देखोगे ना तब आपको चीजें याद रखने की जरूरत महसूस होगी नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक चीजें आपको याद हो जाएगी। बस सहजता से बिल्कुल आराम से हंसते मुस्कुराते चीज को याद करने की कोशिश करो। और गेस्टाल्टवाद क्या देखते हैं अपन, ये 1913 है ना, पहले 13 आ गया फिर 12 है। गेस्टाल्टवाद बस यहाँ तक, इतना सा गेस्टाल्टवाद, इतना सा बस, ये दो चार बातें देखो। तो अब तक हमने व्यवहारवाद को कंप्लीटली पढ़ लिया है। इससे पहले जो प्रकारीवाद है इसको भी हमने सौंप के लड्डू, ये भी हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। अब अपन आ गए हैं कुछ गेस्टाल्टवाद पर, है ना। गेस्टाल्टवाद में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और मूल प्रतिपादक कौन है, सहयोगी कौन है, और पूर्ण से अंश पर बल देता है। मतलब ये बेसिकली बल ये द्वितीय बल कहा जाता है इसको। आउच, एक सेकेंड है ना, कुछ थोड़ा सा नाखून, हाँ थोड़ा सा नाखून में प्रॉब्लम हो गई थी नाखून की वजह से। हाँ तो क्या देखते हैं अपन गेस्टाल्टवाद, तो यह आ जाते पूर्ण से अंश और प्रत्यक्षीकरण अनुभवों के संगठन पर बल देता है। मानसिक क्रियाओं के संगठन में बल है, सीखना है, चिंतन स्मृति प्रक्रिया को समझने पर बल देता है। गेस्टाल्टवादियों ने चिंतन के 3 तरीके बताए। ये तो बेसिक जानकारी। ये मानते हैं कि चिंतन तीन टाइप का होता है। कौन सा, उत्पादी, ये महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ पे कौन से चिंतन के 3 प्रकार, उत्पादी चिंतन और आंशिक उत्पादी व आंशिक अनुत्पादी होता है। यह आंशिक, अच्छा बी वाला चिंतन, ए वाला चिंतन उत्पादी चिंतन, बी वाला ये आंशिक उत्पादी और आंशिक अनुत्पादी, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों ही, आंशिक उत्पादी आंशिक अनुत्पादी। बाकी वाई वाला इस चिंतन में प्रयत्न और भूल की सहायता से समस्या के पहलू को आपसे संबंध को न जाने ही समस्या का समाधान प्रारंभ कर देते। क्या बताएं, इस चिंतन में प्रयत्न और भूल की सहायता से समस्या के पहलू के आपसी संबंध को न जाने ही मतलब बिना जाने ही समस्या समाधान प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि प्रयत्न और भूल नहीं देखते इसमें, प्रयत्न और भूल से कोशिश नहीं करते समस्या के पहलू के आपसी संबंध को न अच्छा प्रयत्न भूल का इस्तेमाल नहीं करते इसमें, प्रयत्न और भूल की सहायता से समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं करते। तो ये 3 तरीके के चिंतन, ये खत्म हो गया अपने गेस्टाल्टवाद। देखो गेस्टाल्टवाद बोलने की कोशिश करो, क्या देखा, प्रतिपादक अपने वर्डाइमर आ जाते हैं, कोहलर कोफ्ता इसके सहयोगी आ जाते हैं, अंश से पूर्ण आ जाता है, ये समग्रतावाद पर बल देता है, और तर्कना है, चिंतन है, स्मृति है, ये जो सारी अपने कॉग्निटिव संज्ञान है ना, जो हाई लेवल के संज्ञान है, उसका इसमें महत्व है। क्योंकि जो अपने कोफ्ता वर्डाइमर थे ना, ये क्या करते हैं, एक चिंपैंजी को एक पिंजरे वगैरह में बंद करते हैं, बाहर केले रख देते हैं, तो अपनी संज्ञान है, जो अपनी संज्ञानात्मक क्षमता है, स्मृति है, चिंतन है, तर्क है, इन सब का इस्तेमाल करके वो केले कैसे पा लेता है। केले जो ऊपर लटकाए जाते हैं तो बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख के केले अपने बुद्धि के बल पर पा लेता है। तो इस वजह से ना बुद्धि से जुड़ी जो भी चीजें ना, सीखना, चिंतन, स्मृति, इन सब पर जोर दिया गया। बाकी इसने चिंतन के 3 तरीके बताए, एक तो उत्पादी, एक होता है अनुत्पादी, आंशिक अनुत्पादी और आंशिक उत्पादी। बाकी लास्ट में वो समस्या जिसमें प्रयत्न और भूल को महत्व नहीं दिया जाता, यही है ना। पहला उत्पादी चिंतन और दूसरा आंशिक उत्पादी और आंशिक अनुत्पादी चिंतन। बाकी तीसरा प्रयत्न और भूल की समस्या से प्रयत्न और भूल के तरीके से समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं की जाती। यही तो बात है, आपसे संबंध को जानने का समाधान प्रारंभ कर लेता है। इन समस्या भूल की सहायता से समस्या के पहलू के आपसे संबंध को न जाने ही समाधान प्रारंभ करता है। इन समस्या और जो ट्रायल एंड एरर है ना, ये कोशिश किए बिना ही समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करी जाती है। तो ये जानकारी ले ली हमने गेस्टाल्टवाद के बारे में। अपन 3 वाद पढ़ चुके हैं अब तक। हमने प्रकारीवाद देखा सौंप के लड्डू से, हमने व्यवहारवाद देखा स्किनर वाला, और अपने वल्लाह वाला, और क्या गहस, अच्छा बहस, वल्लाह, ये लड़की कितनी बदतमीज है, रोज बहस करती थी। तो वल्लाह वाला और घास वाला, बहस तो था नहीं, घास था। उसके बाद हमने गेस्टाल्टवाद देख दिया, 3 बताए जाते हैं, उत्पादी, आंशिक उत्पादी, आंशिक अनुत्पादी, और जो लास्ट वाले चिंतन का प्रकार है वो न तो प्रयत्न का न भूल का इस्तेमाल करता है, बल्कि इसके बिना ही समस्या का समाधान कर लेता है। तो ये हमने गेस्टाल्टवाद के बारे में देख लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया। अब देखने वाले संज्ञानवाद क्या है और मनुष्यनिष्ठवाद क्या है, यहाँ तक मनुष्यनिष्ठवाद, और फिर तो ये नाम के बाद आ जाएंगे ये 2-3 जो बाद है, 7वां 8वां 9वां, ये तो सिर्फ नाम के बाद। पढ़ना क्या है अपने को, यह संज्ञानवाद, मनुष्यवाद देख लेते हैं फटाफट से।
संज्ञानात्मक का मतलब क्या है? जो कि आपके तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान, समृद्धि को मनोविज्ञान का केंद्र मानता है। इसको निर्मितवाद भी कहा जाता है। अच्छा, यही संज्ञानवाद है, यही निर्मितवाद है। और ये जो आपकी हाई लेवल की जो चीजें होती है ना, तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान, इनको विषय वस्तु मानता है। संज्ञानवाद में मन की तुलना कंप्यूटर से की जाती है। हम दुनिया देखो यहाँ बताते हैं किसके विरोध में, ये व्यवहारवाद, इन दोनों के विरोध में संज्ञानवाद प्रकार। इससे पहले जो दो वाद गिवन है ना, उन वादों के विरोध में व्यवहारवाद प्रकट हुआ। एक तो अपने सर्वनामवाद और एक प्रकार्यवाद। तो कहाँ थे अपन? जो संज्ञानवाद है ना, ये कल्पना, चिंतन, तर्क है, स्मृति, समस्या समाधान है, और इनको अपना सेंटर मानता है। और ये कंप्यूटर से तुलना करता है मानव की। दुनिया को हम कैसे जान सकते हैं? जो सूचना प्राप्त कर सकता है, प्रक्रमण करता है, संचित करता है, पुनः प्राप्त करता है। कंप्यूटर से तुलना संरचनावाद में। अन्य समर्थक जेरोम ब्रूनो वाइगोत्स्की, कुर्ट लेविन। कौन है इसके संज्ञानवाद के जनक? वाइगोत्स्की, अपने ब्रूनर है, और वाइगोत्स्की है, और कुर्ट लेविन है। क्या है बुक? संज्ञान, आपके दिमाग को, ज्ञान को कौन बढ़ाती है? बुक बढ़ाती है। ये सारे बातें तो ये पढ़ हमने संज्ञानात्मक। अब देख लेते हैं मनुष्यवाद क्या है। प्रतिपादक इसके सिगमंड फ्राइड 1900 साल पहले हैं, वीना के थे। और मन के 3 स्तर बताए, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। ये अपना 1/10 भाग होता है। इसका संबंध वर्तमान से। ये अपना किसी को कोई वस्तु देकर भूल जाना। अचेतन नहीं, अवचेतन या अचेतन कितना परसेंट है मालूम नहीं। अचेतन 9/10 भाग है, सर्वाधिक प्रभावित करता है दमित इच्छाओं का भंडार। नोट, इसका विशेष व्यक्ति टोपिक में। देखो ये हमने 2 बार पढ़ लिया। अब फटाफट से बोलने की कोशिश करो। और संरचनावाद में यानी कंस्ट्रक्टिविज्म में हमने क्या देखा? संरचनावाद को ही अपन निर्मितवाद के नाम से जानते हैं। संरचनावाद में आपकी संज्ञान है, आपकी स्मृति है, आपकी कल्पना, आपकी चिंतन है, आपके तर्क है, इन सब का इस्तेमाल करा जाता है। और संरचनावाद जो है, एक और पॉइंट देखा था हमने, ये सारी जानकारी तो देखी थी, इसके अलावा एक और पॉइंट था ना संरचनावाद में। चलो एक और पॉइंट को उसके बाद मनोविश्लेषणवाद देख लेते हैं। 1900 सालों पहले सिगमंड फ्राइड ने करा। मन के 3 प्रकार बताए जाते हैं। पहला जो होता है चेतन, 1/10 होता है। दूसरा अपने अर्धचेतन, अवचेतन। ये अपने ना कोई वस्तु किसी को देकर भूल जाना। अचेतन तो वास्तविकता से वर्तमान संबंध होता है। बाकी अचेतन जो 9/10 भाग है ना, वो अचेतन तो अपने दमित इच्छाओं का भंडार होता है। और इस तरीके की बातें। देखो यहाँ में कुछ भूल चुकी थी ना, हाँ एक शब्द भूले, कंप्यूटर से तुलना कर जाती है। बाकी तो अपने हाँ इनके प्रतिपादक कौन है? बुक, ब्रूनर आ जाता है, और वी से अपने वाइगोत्स्की आ जाता है, और के से अपने कोलबर्ग आ जाता है। तो इस तरीके से हमने इनके बारे में अच्छे से चीजों को याद कर लिया। यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमने संज्ञानवाद और विश्लेषणवाद को भी अच्छे से याद कर लिया। अब क्या करने वाले अपन? अब हल्की सी जानकारी लेने वाले अपन प्रेरकीवाद, साहचर्यवाद और मानवतावाद के बारे में। ये पढ़ने के बाद अपन नेक्स्ट पेज पढ़ने वाले हैं, यानी कि चौथा हो जाएगा, फिर 5वां और अपना छठा आ जाएगा। तो यहाँ अपन क्या पढ़ने वाले? प्रेरकीवाद है, हार्डमिंग मनोविज्ञान है, प्रतिपादक विलियम मैकडूगल है, 14 मूल प्रवृत्तियां, समूह मस्तिष्क पर बल दिया है, और उद्देश्यपूर्ण क्रिया पर बल दिया है। अच्छा बस इतना सा है कि इसके प्रतिपादक मैकडूगल, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। और बाकी साहचर्यवाद के प्रतिपादक जोड़ लो के साहचर्य, साथ में सब अपन साहचर्य साथ में चल रहे ना, अपन सब घर से साथ में चल रहे, तो लोक लगा देना, घर पे ताला लगा देना। अनुभवों पर महत्व देते, क्योंकि हमारे पहले हमने लोक नहीं लगाते तो हमारे अनुभव बेहतर नहीं रहे, चोरी वगैरह हो जाती घर पे। और ये किसको बोलते थे? ये समूह मस्तिष्क पर बल दिया। अच्छा सामूहिक है ना, ये अपने प्रेरकी है ना, तो समूह मस्तिष्क पर बल। इसमें मानवतावाद में मेस्लो रोजर्स से मानव की स्वतंत्रता, आत्मभूति के विकास पर, आत्मानुभूति के विकास पर बल है, मानव व्यवहार को धनात्मक बनाती है। तो जो ये ना मानवतावाद का क्या कहना है कि मानव की स्वतंत्रता सहानुभूति के विकास पर बल देती है, कि अगर मानव को स्वतंत्र रखा तो उसमें ना आत्मानुभूति का विकास होगा। तो बेसिकली हमने क्या देखा? तो ये हमने देखा कुछ प्रेरकी है ना, ये किस नाम से जानते हैं इसको? साहचर्यवाद के बारे में, इन दोनों के बारे में। और मानवतावाद भी बोलिए हमने, हाँ मानवतावाद भी बोलिए। प्रेरकी, साहचर्य, मानवता, प्रेरक करो, साहचर्य और मानवता, और PSM के बारे में। ठीक है, तो देखो प्रेरकीवाद के बारे में क्या देखते हैं अपन के वॉटसन नहीं मैकडूगल माने जाते हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां बताते हैं ये। और उसके बाद साहचर्य में अपन साथ निकले जोन लोग आ जाता है, अनुभवों को महत्व देता है। उसके बाद लास्ट में मनोविश्लेषणवाद आ जाएगा। मनोविश्लेषणवादी है ना अपना। अच्छा मानवतावाद, अब्राहिम मैस्लो ने इसका प्रतिपादन करा। और स्वतंत्रता, अनुभूति की विकास पर बल, मानव स्वभाव को धनात्मक बताए। चलो मानवतावाद में मानव को सकारात्मक बताया जाता है, धनात्मक बताया जाता है। तो ये जानकारी हमने ली, तो पता चल गया ना प्रेरकीवाद है, और संज्ञा अपने संरचना नहीं, कौन सा से साहचर्य, प्रेरक है, साहचर्य है। और लास्ट में अपन हल्की जानकारी लेते हैं मानवतावाद के बारे में। देखो प्रेरकीवाद में क्या देखते हैं? प्रेरकवाद अपने मैकडूगल 14 मूल प्रवृत्तियां बताता है। साहचर्य में जोन लोग का ज्यादा अनुभव को ज्यादा महत्व देता है। और उस बाद लास्ट में जानकारी गिवन करते हैं अपन मानवतावाद, जो कि मेस्लो से जुड़ा हुआ है। ये मानव को है ना एक अच्छा व्यक्ति बताता है, यही है ना। स्वतंत्रता अनुभूति की विकास पर बल देता है। अच्छा ये स्वतंत्रता विकास की अनुभूति पर बल देता है। तो ये बेसिक सी जानकारी थी अपने इन तीनों वादों के बारे में, है ना। तो इन तीनों वादों के बारे में हमने जानकारी ली। ये अपने समूह मस्तिष्क पर बल देता है। हाँ ये 14 मूल प्रवृत्ति बताता है, समूह मस्तिष्क पर।
ये तो जानते हैं अनुभवों पर। ये बोल देता है अपने मानव की स्वतंत्रता अनुभूति की विकास पर, आत्मानुभूति, स्वतंत्रता आत्मानुभूति पर, अनुभवों पर, और ये बोल देता है सामूहिक मस्तिष्क पर। ठीक है, अब देख लेते हैं मनोविज्ञान की शिक्षा को देन। देखो मनोविज्ञान की शिक्षा को देन क्या है, ये तो बेसिकली कुछ देखना ही नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक तुमको बस एक गो थ्रू हो जाना है कि मनोविज्ञान शिक्षा को क्या, मनोविज्ञान की शिक्षा को क्या देना। मनोविज्ञान शिक्षा को सूक्ष्म और व्यापक आयाम प्रदान करके व्यक्ति विकास में सार्थक बनाता है। सही बात है, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार है। अच्छा, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार है। डेविस मनोविज्ञान में छात्रों की क्षमताओं भिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा में योगदान दिया जाता है। अच्छा, डेविस कहते हैं मनोविज्ञान में छात्रों की क्षमताओं और विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा में योगदान दिया जाता है। डेविस क्या कहते हैं, देवता क्या कहते हैं कि जो हमारी क्षमताएं हैं उनका, डेविस हमारी इच्छा क्या है, हमारी विश क्या है कि छात्रों की क्षमताओं और विभिन्नताओं को विश्लेषण करके शिक्षा, कि हमारी क्षमताओं का फुल उपयोग हो, हमारी विभिन्नताओं को फुल उपयोग हो, उसका शिक्षा में उपयोग करा जाए। मतलब कि विविधता क्या है, चुनौती नहीं है बल्कि एक समाधान है, तो विविधता का शिक्षा में उपयोग करा जाए। ये अपने कहते हैं डेविस, मेरी यही विषय इच्छा है। स्किनर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, स्किन बेसिकली। अच्छा, स्किनर क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। आपकी जो स्किन है ना, आपकी जो स्किन है ना, चमड़ी, वो आपके शरीर के बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल यानी आधारभूत चीजें बताती है। अगर स्किन साफ है मतलब आप अंदर से नीट एंड क्लीन हो, आपकी बॉडी अंदर से नीट एंड क्लीन है। तो स्किनर ने क्या बताया, आधारभूत मनोविज्ञान कहा, मतलब आधारभूत विज्ञान का। बाकी बीएन झा शिक्षा की प्रक्रिया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर करती है। बीएन झा और फटाफट से उनकी कृपा लेकर आ, मतलब उनका आशीर्वाद लेके, आप किसी को कह रहे हो झा और आशीर्वाद लेके आ, तो मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर करती है। ये अपना आधारभूत, तो अपने मनोविज्ञान की शिक्षा की पूरी जो वो है ना, मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर करती है। किसकी, झा और मनोविज्ञान, एक मनोविज्ञानी से तो कृपा लेके आ। तो ये परिभाषा हमने याद कर ली। बाकी अपन शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना है ना, तो बाल केंद्रित किससे, शिक्षा बालक के लिए, न कि बालक शिक्षा के लिए। बालक की अवस्थाओं को महत्व देना और रुचियों मूल प्रवृत्तियों को महत्व देना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व देना, मापन मूल्यांकन की नई विधियों को महत्व देना, निदान परीक्षाओं को प्रयोग, खेल आधारित विधियों को प्रयोग देना, जैसे डाल्टन ने मॉन्टेसरी, अनुशासन की धारणा प्रदान करना है, संबंधित त्रय का विकास करने में सहायक माना जाता है, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है, ड्राइवर बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करता है, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति में सहायक है, व्यक्तिगत विभिन्नता को महत्व देना। तो बेसिक जानकारी कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना है। अब मनोविज्ञान की शिक्षा को क्या देनी, ये और शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना इसकी देन है। बाकी नए ज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान होता है। मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाता है। अपन के अनुसार संबंध त्रय के प्रकार में क्या कहता है, बालक पर शिक्षक है, बालक पर समाज है, बालक को विषय। देखो, बालक और टीचर है, बालक और सब्जेक्ट है, बाकी बालक और समाज है। ये संबंध त्रय बताया रायबर्न के अनुसार। अब देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। तो बेसिकली हमने क्या देखा, शिक्षा मनोविज्ञान के विकास से पहले हमने ना मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या दिया है उसके बारे में देखा। डेवी के विश, हमारी इच्छा क्या है, हमारी इच्छा है कि हम अपनी क्षमताओं का, इन छात्रों की क्षमताओं विभिन्नता को विश्लेषण करके शिक्षा की छात्रों की क्षमताओं का एजुकेशन में भरपूर प्रयोग, स्किनर आधारभूत विज्ञान है। बाकी बीएन झा, आप कहाँ जाने को कहते हो, बीएन झा को मनोविज्ञान की कृपा, झा और कृपा लेके आओ, तो मनोविज्ञान की कृपा लेके आओ। तो ये हमने ना मनोविज्ञान की परिभाषा देख ली। इससे पहले तो अपन वाद पढ़ रहे थे, अलग अलग वादों के बारे में हमने देखा। अब आ जाते हैं, ये हमने ना यहाँ पढ़ लिया शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा को देन, ये पूरा ही पढ़ लिया हमने। रायबर्न 3 संबंध बताते हैं, बच्चों में, टीचर में, बच्चों में, पाठ्यक्रम में, बच्चों में और समाज में। अब यहाँ से शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। अब यहाँ क्या पढ़ने वाले, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। सबसे पहले हमने कुछ वाद के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ उद्देश्य पढ़े शिक्षा मनोविज्ञान के। अब शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या, बेसिक जानकारी पढ़ने में शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, ये मतलब इसको एजुकेशन को क्या देती है शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद इसके साथ 1-2 परिभाषाएं भी देख ली हैं, 1-2 परिभाषा, एक पर रायबर्न की परिभाषा थी। अब देखेंगे फिर शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ आखिरकार, यानी ये किस किस फेजेस से होता हुआ गुजरा है शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद यहाँ से अपन शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन देखेंगे। लेट्स ऑल, ये पेज फिनिश हो जाएगा। फिर अपन प्रकृति, उद्देश्य और बाकी इसके क्षेत्र क्या है, ये तो बहुत ही सामान्य से, ये तो पूरे ही लेसन ही बहुत ईजी है। शिक्षा मनोविज्ञान का विकास देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का विकास 1880 में फ्रांसिस गाल्टन के योगदान से प्रारंभ हुआ था। वह शाखा जिसका संबंध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से होता है, शिक्षण अधिगम और शिक्षण व अधिगम का विज्ञान कहा जाता है। 1900 में उत्पत्ति इसकी 1900 में निश्चित स्वरूप धारण किया। 1920 में थोंडाइक, जर्मन, स्टेनले फ्रोबेन और हर्बर्ट गाल्टन के प्रयास से इसके न शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है ग्रहण करता है। अच्छा, इसके न क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है, मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है ग्रहण करता है। तो बेसिकली ना इसके लिए की परिभाषा क्या है,
शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। अच्छा, ये शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ एक तो किससे लेता है, शिक्षा से लेता है, शिक्षा से अर्थ निकालता है एक तो ये, और एक ये मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है, यानी दो सब्जेक्ट लेता है। एक तो एजुकेशन से अपना अर्थ ग्रहण करता है और एक और साइकोलॉजी से मनोविज्ञान से अपना ग्रहण करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। बाकी कॉलेज सैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत प्लेटो से मानी। कॉल में करने वाली थी, लेकिन प्लेट से नीचे, मतलब कि फोन नीचे गिर गया। प्लेट में रखा हुआ था, प्लेट के पास रखा हुआ था, मैं कॉल करने वाली थी लेकिन फोन नीचे गिर गया। बाकी स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी? स्किन अरस्तु। अरे यार, स्किन अपनी खुद की स्किन का भी ध्यान नहीं रख सकते तुम, जीवन में क्या करोगे? स्किन का ध्यान रखो, सर्दियों में ध्यान रखो, है ना। मतलब ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए। चीजों को याद करना है बेसिकली, ये माइंड में रखो, ये एक एम रखो माइंड में कि हमको चीजों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। और आंखें बंद करो और व्यवस्थित तरीके से पहले अपने आप को कन्विंस करो कि हमको चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है, ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे अपन? स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु से मानी और उसके बाद प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक माने जाते हैं। और इसके अलावा शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत रूसो ने कर दी। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक व केटल का योगदान है। शिक्षा के मनोविज्ञान नियम व सिद्धांत व मापन विकास के नियम पर बल अपने पेस्टोलॉजी देता है। शिक्षक में सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली शिक्षा मनोविज्ञान का विकास हमने कैसे देखा, हमने जानकारी ली कुछ कि इसका संबंध किससे होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विज्ञान कहा जाता है। 900 सालों पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 900 साल पहले थी और अलग अलग परिभाषा थी। स्किनर कहते हैं कि इसका अर्थ शिक्षा से लिया जा सकता है, इसका अर्थ मनोविज्ञान से लिया जा सकता है। कोले सैनिक है ना, प्लेटो कहते हैं, और स्किनर नर है ना, अरस्तु कहते हैं। चलो, उसके बाद अपने प्रथम शिक्षक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक माने जाते हैं। और शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण अपने रूसो माने जाते हैं। आंदोलन की शुरुआत रूसो है। देन अपने पेस्टोलॉजी के लिए शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियम व सिद्धांत व मानव विकास के नियम पर बल, ये सारी। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम पढ़े थे शिक्षा मनोविज्ञान का विकास के। शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे शिक्षा मनोविज्ञान आगे बढ़ता है, इसको अपन फटाफट से देख लेते हैं। देखो, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यानी कुछ ये इतना सा पैराग्राफ जो आपको बताना है शिक्षा मनोविज्ञान का आखिरकार विकास कैसे हुआ, कैसे होता है शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। 1880 में फ्रांसिस गाल्टन ने योगदान से प्रारंभ होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जिसका संबंध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से होता है। शिक्षण अधिगम का विज्ञान कहा जाता है। उत्पत्ति इसकी 1900 में हुई थी। अच्छा, मतलब कि सबसे पहले 1880 में फ्रांसिस गाल्टन ने इस्तेमाल करा और इसके समय में हमने उत्पत्ति नहीं मानी, थोड़ा सा आगे गए और तब जाके हमने उत्पत्ति मानी 1900 में। बाकी 1920 में थॉर्नडाइक, वॉटरमन, स्टेनले हॉल, हर्बर्ट और फ्रोबेली, हर्बर्ट एगाल और गाल्टन के प्रयास से अच्छा इसका जो निश्चित स्वरूप आया वो 1920 करते करते दिखाई देता है और 1920 होते होते दिखाई देता है। और स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और शिक्षा से जो कि सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो कि व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। अच्छा, तो शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो कि सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। स्किनर कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से भी लेता है और मनोविज्ञान से लेता है, इन दोनों शब्दों से लेता है। कौन कहता है? स्किनर। बाकी कॉल सैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत प्लेटो से मानी है। कॉल करो, है ना, और कॉल करो, प्लेटें मंगाओ। देखो, थोड़ा सा चीजों को याद रखने की कोशिश करेंगे। फटाफट से कॉल करो, खाने में प्लेटें कम पड़ेगी, प्लेटें मंगाओ। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी? अरस्तु ने मानी। अरे तुम्हें क्या पता स्किन का ध्यान रखने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, और चीजों को याद रखना है बस। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन माना जाता है? थॉर्नडाइक। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत और आंदोलन की शुरुआत रूसो ने करी थी। अच्छा, और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक व केटल का योगदान रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक का बहुत योगदान है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक नियम व सिद्धांत व मानव विकास के नियम पर बल डाला पेस्टोलॉजी ने। अच्छा, जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक नियम है, सिद्धांत है, मानव विकास के नियम है, इन पर पेस्टोलॉजी ने बल डाला। नॉट शिक्षक व सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। देखो क्या देखा, फटाफट से बोलने की कोशिश करो। देखो, हमने देखा 1880 में फ्रांसिस गाल्टन ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करा था। फिर अपने 1900 आते हैं इसका विकास होता है। 1920 में आते हैं थॉर्नडाइक वगैरह है, केटल वगैरह है, ये सब कुछ इससे जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं ना। 1920 आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ काम करते हैं। बाकी हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ स्किनर की परिभाषा देखी। शिक्षा मनोविज्ञान अपना शब्द शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों से लेता है। और फिर हमने एक और कुछ है ना, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में हमने थॉर्नडाइक को देखा। उसके बाद पेस्टोलॉजी का भी जिक्र करते हैं। तो ये हमने बोल दिया। देखो, चीजें याद कैसे करनी, फटाफट से कुछ हल्की सी ट्रिक व्रिक बना करके जोड़ तोड़ कर चीजों को याद कर लेना है। हाथ रखना है, उसको बोलने की कोशिश करनी है। एक बार दोहराना है, 2 बार दोहराना, 3 बार दोहराना, बस बार बार दोहराते जाना, अंत तक जाते जाते चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, बस ऐसे हमको चीजों को याद करना है।
पेस्टोलॉजी का जिक्र क्यों आया था? जो बातें याद नहीं है ना उनको देखो। पेस्टोलॉजी का जिक्र क्यों आया था? कि शिक्षा मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत और मानव विकास के नियम पर बल डाला इन्होंने। अच्छा, और शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों पर बल डालते हैं। और आंदोलन की शुरुआत रूसों ने करी थी। शिक्षा मनोविज्ञान में एक आंदोलन हुआ था जिसकी शुरुआत रूसों ने करी थी। अब देख लेते शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, यानी अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? यहाँ से यहाँ तक शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है। फटाफट से सारी परिभाषा याद कर लेते, ऐसे ऐसे याद करेंगे चीजों को। देखो चीजें याद करना कहाँ मुश्किल है, कुछ चंद शब्द ही तो जो हमको याद करना है। इतना विकसित हमारा माइंड है, इतना डेवलप हमारा माइंड है, कुछ चंद शब्द हम याद नहीं कर सकते, बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहो, चीजों को बस पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, समझते जाओ, चीजें अपने आप याद हो जाएगी, फटाफट से याद हो जाएगी। एक दो बार निगाहों से गुजार लेना तो चीजें और अच्छे से याद हो जाएगी। देखो याद करने का तरीका क्या होता है, उसको पूरी कॉन्सेंट्रेट से पढ़ो। कॉन्सेंट्रेशन कब आता है? जब आप फुल्ली स्पीड से पढ़ते हो चीजों को, तब कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो फटाफट से चीजों को पढ़ो, 5-7 बार पढ़ो उसको, फटाफट से पढ़ो। एक बार हाथ रख के बोलने की कोशिश करो, एक दो बार बोलो और बस चीज याद हो जाएगी। तो कहाँ देना इसके ने क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या कहते हैं? इसके ने कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। अच्छा, शिक्षा से जुड़ा संपूर्ण व्यवहार आता है, हमारा पूरा व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है शिक्षा में। एलिस क्रो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने मानव सिद्धांत के उपयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। देखो क्या कहते हैं, देखो थोड़ा सा साउंड क्रिएट हो रहा होगा तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन अपन शुरू करते हैं। एलिस क्रो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए गए मानव सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है। ये मानव सिद्धांतों के प्रयोग, ये क्या करता है? सिद्धांतों को दिखाता है। किसके? मानव सिद्धांतों को, मानव सिद्धांतों के प्रयोग को दिखाता है। और उसके बाद क्रोन शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है, क्योंकि मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक विधि के सिद्धांतों को तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करता है। ये कोवे के अनुसार क्या एक बेसिक एक जनरल विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। और इसके ने क्या स्किनर आदमी क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने सिखाने से, क्या कहता है? लर्निंग से और टीचिंग से, इन दोनों से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। क्रोन कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लगा वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन में व्याख्या करता है। आपके जो भी अनुभव है उनकी वर्णन और व्याख्या कौन करता है? देखो अभी क्रोन ने व्यवहारिक विज्ञान भी कहता है, ये भी कहता है अनुभव वो वर्णन का अनुभव का वर्णन वो व्याख्या करता है। पील क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। पील क्या कहता है? ये सिर्फ शिक्षा का विज्ञान है। बहुत सी पील जितना सरल इसका नाम है ना उतने सरल इसने परिभाषा दी। क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा का विज्ञान। जैसे सारे और टेलफोर्ड क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से माना जाता है। वही शिक्षा मनोविज्ञान मीन्स लर्निंग, कौन कहता है? और टेलफोर्ड टेल बताओ फटाफट से बताओ क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का? सीखने से इसका संबंध है। दैट्स ऑल। इनको टेल यानी बताने का कहा तो इतना से बताया ना। बाकी टो क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थाओं के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। अच्छा, और शिक्षा संस्थाओं के मनोवैज्ञानिक तत्वों, शिक्षा संस्थाओं की बात करिए, संस्थाओं की बात आएगा तो ट्रो आ जाएगा, है ना। और देन छोटी सी संस्था है हमारी, मान लो 1 मंजिला संस्था है, ट्रो 1 मंजिल। और कौन सा? शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। अच्छा, मनोविज्ञान के जो भी सिद्धांत है, जो भी नियम है ना, सिद्धांत है अनुसंधान है, इनका एजुकेशन में इस्तेमाल करना है। क्या कहते हैं? कॉल कॉल करके उनसे है ना प्रिंसिपल पूछो, सिद्धांत पूछो। वो यहाँ है नहीं तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया ना वो हमको पढ़ना है, उनको जानना है, तो फटाफट से उनको कॉल मिला और उनसे पूछो कि उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है ना। और स्टीफन ने क्या है? स्टीफन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन माना जाता है। अच्छा, शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन माना जाता है। स्टीफन कहते हैं फैन क्रम से चलता है ऐसे गोल, तो क्रमिक अगर शब्द आए तो स्टीफन। बाकी नालवा ने क्या? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार से। अच्छा, सामाजिक प्रक्रिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामाजिक प्रक्रिया से निर्देशित होने वाला ऐसा व्यवहार जो समाज डायरेक्ट करता है, ये क्या कहते हैं? नाल। देखो नाली क्या होती है? सामाजिक प्रक्रिया से निर्देशित होने वाला। नाली का पानी इधर उधर नाली से बाहर बहता रहता है, अगर उसको सही डायरेक्शन नहीं दी जाए, सही नाली का निर्माण सही से नहीं किया जाए तो, है ना, तो निर्देशित करता है। सामाजिक प्रक्रिया हमारे व्यवहार को निर्देशित करती है। देखो कैसे भी आपको याद करना, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी ट्रिक बना करके चीजों को फन में याद करना है, चीजों को इधर उधर बिठा करके कहीं से लिंक जोड़ करके चीजों को याद करना है। बस ये शब्द हमारे जहन में तो आने चाहिए, इतना ही है ना, इतना ही तो है कि शब्द हमारे जहन में टिक जाने चाहिए, है ना, टिके रहने चाहिए बस। और सेंट्रो क्या कहती है? शिक्षा मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण और अधिगम में भिन्नता है। शिक्षा मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण और अधिगम में भिन्नता दिखाती है। अच्छा, शिक्षण और अधिगम यानी पढ़ाना और पढ़ना अलग अलग होता है, में भिन्नता दिखाती है। सेंट्रो, है ना, सेंट्रो दोनों बेटे अलग अलग है, तो इसमें ना भिन्नता की बात करिए। जेम्स डेवर्ट शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन। आपको पढ़ने में कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही तो आप ड्राइवर से जाके पूछो, ड्राइवर से तो ड्राइविंग सीखेंगे ना, पढ़ने में समस्या है ड्राइवर से भी पूछे, लेकिन पूछो, हम कह रहे हैं तो पूछो। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा में जो भी समस्या आ रही है ना, अगर उनको आपको टैकल करना है, उनको हैंडल करना है, तो आप शिक्षा मनोविज्ञान के थ्रू कर सकते हो। ये जेम्स डेवर्ट। अब परिभाषा को क्या वापस से गो थ्रू होकर पढ़ा जाए? बिल्कुल। इसके
अंदर क्या कहते हैं, व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। इसमें आपका संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व आ जाता है। एलिस क्रो क्या कहते हैं, मानव सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है। क्रोनटूर क्या कहते हैं, व्यवहारिक विज्ञान। स्किनर क्या कहते हैं, सीखने और सिखाने से माना जाता है। स्किनर कहते हैं सीखने सिखाने। क्रोनकोवा क्या कहता है, अनुभव का वर्णन करता है। अनुभव का वर्णन व्याख्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान। पील क्या कहते हैं, शिक्षा का विज्ञान। बिल्कुल सिंपल सी। सारे और टेलरेंट, टेल हमने बताया कहा, इन्होंने क्या बताया था, सीखने से इसका संबंध है। प्रो यानी छोटा सा मतलब कि संस्थान, एक संस्थान की बिल्डिंग की बात करें तो संस्थान आ जाता है। कॉल करके सिद्धांत पूछो, अनुसंधान पूछो। स्टीवन फेन क्या कहता है, क्रम से चलता है, क्रमिक अध्ययन है। नाल क्या कहता है, निर्देशित, निर्देशित है। सेंट्रो क्या जाता है, सन में क्या है, भिन्नता है, यानी सनों में भिन्नता से संबंधित शब्द इसमें आएगा। शिक्षण और अधिगम में भिन्नता है। जेम्स डेविड से क्या, शिक्षण की समस्या, शिक्षा की समस्या। वापस से देखो, इसके नाम क्या कहता है, संपूर्ण कहता है, क्या संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व कहता है। एलिस क्रो क्या कहता है, मानव सिद्धांतों का प्रयोग करना। एलिस क्रो चलो, मानव सिद्धांतों के प्रयोगों को प्रस्तुत करता है, शिक्षा बनेगा। लिस्ट यानी लिस्ट, मान लो लिस्ट बनाओ कि तुमने कौन कौन से सिद्धांत यूज करे, कौन कौन से सिद्धांतों का तुमने इस्तेमाल करा है, तुम लिस्ट बनाओ, है ना। और क्रोनटूर व्यवहारिक विज्ञान है, लिस्ट बनाओ मतलब चीजों को देखो याद करना है कैसे में। और क्रोनटूर क्या कहता है, व्यवहारिक विज्ञान। कोवा, कोई यानी कोई भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा व्यवहारिक होते हैं, मिलते जुलते हैं, फंक्शन में आते हैं, बहुत ज्यादा व्यवहारिक होते हैं। और हम स्टूडेंट पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल अव्यवहारिक से हो जाते हैं, कहीं आते जाते नहीं, अपनी खुशियों का ध्यान नहीं रखते, अपने आप को महत्व नहीं देते, सब कुछ बस पढ़ाई 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 मानते हैं। हमें अपने आप को महत्व देना चाहिए, थोड़ा सा खेलों में एंगेज होना चाहिए, थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी करनी चाहिए, थोड़ा सा अपनी रुचियों को महत्व देना चाहिए, है ना। तो चीजों को ध्यान करना है। व्यवहारिक है। इसके नर क्या है, सीखने सिखाने से, सीखने सिखाने। आप इंसान हो, आप अगर आप इंसान हो तो हमेशा सीखने सिखाने में एतबार करा करो, चीजों को याद करने में, सीखने सिखाने में महत्व दिया करो। इसके न सीखने सिखाने। कोआ है, कोआ क्या कहता है, अनुभव का वर्णन व्याख्या करता है। व्यवहारिक है, व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, तो अनुभव का वर्णन व्याख्या। पील तो छोटी सी परिभाषा देता है, सीखने, शिक्षा का विज्ञान कार्य, छोटी सी, दो शब्द, पील सीखना। सारे और टेल बताओ क्या बताना था आपको, सीखने से। हाँ, तो इसका मुख्य संबंध सीखने से। प्रो यानी मैंने क्या बताया था, मंजिलें, तो संस्थान के माले, है ना। जितना ये एक सिंगल शब्द है तो एक माले की संस्था है कोई। और कॉल सेलिंग क्या कहते हैं, कॉल सेलिंग कहते हैं, कॉल करके पूछो कौन सा सिद्धांत और कौन सा सिद्धांत, कौन सा रूल अप्लाई करना है हमको, सिद्धांत और अनुसंधान से इसका। स्टीफेन क्रमिक, शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन। नाल क्या कहता है, निर्देशित, सामाजिक प्रक्रिया जो आपके व्यवहार को निर्देशित करे। सन क्या कहता है, सन कहता है शिक्षण अधिगम में भिन्नता। एक बेटा और दूसरा बेटा, इन दोनों बहुत अंदर है, तो सन क्या कहता है, अधिगम व शिक्षण व अधिगम में भिन्नता पाई जाती है। जेम्स डेवर, क्या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, शिक्षण समस्या है तो मुझसे बोलो, चलो बोलो। इसके अंदर क्या कहते हैं, संपूर्ण मानव व्यवहार का अध्ययन होता है और व्यक्तित्व का। और एलिस क्रो क्या कहता है, लिस्ट बनाओ, किसकी, मानव सिद्धांतों के प्रयोग की। बाकी कोवा क्या कहता है, व्यवहारिकता। और इसके अंदर क्या कहता है, आदमी हो तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया विश्वास रखो, सीखना सिखाना इनके परिभाषा में आएगा। कोवा क्या कहता है, अनुभव की व्याख्या करता है। फिर सारे और टेलरेंट क्या कहता है, टेल यानी बताओ, सीखना, क्या सीखने से। प्रो क्या कहता है, संस्थान। और कॉलेज सनी क्या कहता है, सिद्धांत या अनुप्रयोग। बाकी स्टीफेन क्या कहता है, क्रमिक प्रक्रिया। नाल क्या कहता है, निर्देशित है। सेंट्रो क्या कहता है, सन क्या आता है, व्यक्तिगत भिन्नता है। और व्यक्तिगत भिन्नता है ना, जो शिक्षण और अधिगम में भिन्नता, अच्छा अधिगम भिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता, अधिगम भिन्नता। जेम्स डेवर ड्राइवर क्या कहता है कि सीखने में कोई समस्या है तो मुझसे पूछो। तो इस तरीके की कुछ हल्की हल्की बातें बताई गई। देन अगला बताया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव क्या क्या हो सकता है। अवयव मतलब कि इसके कंपोनेंट क्या हो सकते हैं। एक शिक्षक हो सकता है, एक शिक्षक की जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया वो हो सकती है, जो स्थिति हो सकती है, जो अनुभव हो सकते हैं, शिक्षण की स्थिति और अधिगम अनुभव का मूल्यांकन। तो एक बच्चा हो सकता है ना, इसकी प्रक्रिया का। और टेस्ट हो सकते हैं। बाकी ये तीनों तो एक ही चीज है, प्रक्रिया, स्थिति, अनुभव, स्थिति, है ना, स्थिति। बाकी ये टीचिंग एक्सपीरियंस कैसे है, टीचिंग की प्रोसेस क्या है, सब तो देखो क्या है, टीचर हो सकता है और टेस्ट वगैरह हो सकता है। आपकी कक्षा में मतलब स्थिति कैसी है, पढ़ने में स्थिति, अधिगम की स्थिति हो सकती है। और बाकी अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया तो है सही, है ना, अधिगम स्थिति, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम अनुभव तो है सही। तो इस तरीके से हम कुछ चीजों को जितना, तो इस तरीके से अपन शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव और तत्वों को समझ लेते हैं। बाकी आगे क्या पढ़ना हमको, आगे हमको देखना है शिक्षा मनोविज्ञान के तत्वों को आगे कंटिन्यू करना है। अधिगम करता क्या हो सकता है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, बुद्धि, व्यक्तित्व, विकास, मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन। अधिगम करता में इन सब का अध्ययन करा जाता है। अधिगम की प्रक्रिया में स्मृति है, विस्मृति है, प्रत्यक्ष समस्या समाधान आदि का अध्ययन होता है। और अधिगम की स्थिति कैसे होती है, स्थिति मतलब आप जब पढ़ने बैठे वातावरण है, कक्षा का प्रबंधन, अनुशासन, प्रवृत्तियां, मूल्यांकन, निर्देशन, परामर्श। और अधिगम अनुभव क्या हो सकते हैं, अधिगम के अनुभव में आप क्या क्रिया कर रहे हो, क्या विषय वस्तु पढ़ा रहे हो, अनुभव किस प्रकार दी जा रही है, सब शिक्षण की स्थिति, मूल्यांकन क्या हो सकता है। और लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के 3 तत्व बताए, देखो ये ध्यान रखना है, अधिगम करता और अधिगम की प्रक्रिया स्थिति। लिंडग्रेन नामक कुछ शख्स है ना, आपको अच्छे से विजुअल हो रहा है ना, अच्छे से चीजें आपको दिखाई दे रही है, 1 मिनट में देख लेती हूँ आपको चीजें व्यवस्थित दिखाई दे रही है नहीं, हाँ तो ठीक है।
एक लिंडग्रेन नामक शख्स है ना, ये है ना 3 तत्व बताते हैं सीखने के। एक स्टूडेंट हो सकता है, आपकी प्रोसेस हो सकती है और कंडीशन हो सकती है। ये तो क्या हो सकती है? सबसे सबसे सपक सबसे कह दो तो ये भी तो सही होता है, सभी होता है सबसे। तो स्टूडेंट हो सकता है, प्रोसेस हो सकती है और कंडीशन हो सकती है। ये क्या किसने बताया? लिंडग्रेन ने। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसा है, इसका नेचर कैसा है? शिक्षा मनोविज्ञान के नेचर को लेकर के कुछ 10-11 बातें, जैसे वैज्ञानिक, क्योंकि इसके सिद्धांत निश्चित है, भविष्यवाणी संभव, तो ये वैज्ञानिक बिल्कुल कंक्रीट है और निरीक्षण व तथ्य पर आधारित माना जाता है। नोट शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान, मानकीय विज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में आए तो क्या शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है या मानकीय विज्ञान है? तो नहीं है, ये नहीं है। बाकी व्यवहारिक विज्ञान है क्या? हाँ, तो ये व्यवहारिक विज्ञान है, व्यवहार केंद्र बिंदु है इसमें। सामाजिक विज्ञान भी है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, ये सब शब्द ध्यान रखते हैं आपको कि ये व्यवहारिक विज्ञान है, ये सामाजिक विज्ञान है, ये अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है और भावी जीवन में उपयोगी। इस वजह से अनुप्रयुक्त मतलब कि अप्लाइड आपके जीवन में उपयोग आता है कि नहीं आता है टीचर के जीवन में उपयोग। विकासशील है, डेवलपमेंट है, मतलब निरंतर इसमें विकास हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार जो सिद्धांत बन के वो चलेंगे, है ना, समय के अनुसार बदलाव भी होता रहता है इनमें। और विधायक यानी कारणों पर बल देता है। विधायक है सकारात्मक विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान है, शब्द ध्यान रखना है हमको। स्वीकारात्मक होने ज्ञान है, एक्सेप्टेबल है ये। उसके बाद प्रयोगात्मक है यानी प्रैक्टिकल है, हाँ हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसमें अपन जो सहायक साधन होते हैं ना वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके देखते हैं। विशिष्ट स्पेसिफाई है यानी हर एक चीज को पढ़ाने के अलग अलग तरीका होता है। व्यक्तिगत अगर उस प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाए चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। अकादमिक विषय है, एंडरसन ने कहा है कि इसमें शिक्षार्थी का व्यवहार सूचना अकादमिक विषय है। ये तो देखो कोई विज्ञान नहीं, ये कौन सा ज्ञान? शिक्षात्मक ज्ञान है। ये तो देखो ये चीजें बेसिक होती है। ये मतलब कि जनरली आपको निगाह डालनी होती है, इनको एक बार पढ़ना होता है, इनको ज्यादा समय खपाना नहीं इनको। बाकी शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र क्या क्या है, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन। देखो शिक्षा विज्ञान के एरियाज क्या क्या है और क्या है, इसकी स्कोप क्या है। इसके नहीं कहते शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र में सब ज्ञान और विधि शामिल होती है जो सीखने की प्रक्रिया को समझाने और निर्देशित करने में सहायक होती है। तो वो सारा ज्ञान, वो सारी विधियां, वो सारी विधियां आ जाएगी जो सीखने की प्रक्रिया को और आसान बनाए, आपको समझाने में और आसान बनाए। आप किसी भी नॉलेज को कितना सिंप्लीफाई तरीके से, कितना सहज तरीके से याद कर पा रहे हो, कितना सहज तरीके से देख पा रहे हो, ये तो शिक्षा मनोविज्ञान इसके अनुसार है ना। आगे विलियम जेम्स क्या कहते हैं? आकाश और धरती की सभी वस्तुएं मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। देखो सबसे सिंपल परिभाषा जेम्स किसने दी है? विलियम जेम्स ने दी। मान लो जेम्स ने दी, जम्स वो नहीं होते बैक्टीरिया वगैरह, उन्होंने क्या कहा? आकाश और धरती के बीच में, वो सब जगह जम्स पाए जाते बैक्टीरिया, तो उन्होंने कहा आकाश और धरती की, ये इस तरीके की बात आई ना तो वो जेम्स टिक करना है। आकाश और धरती की सभी वस्तुएं मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। और क्रोन को क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से। अच्छा, ये कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान वो है जो आपके सीखने को इम्पैक्टेड करे, सीखने को प्रभावित करे। कौवा है ना, तो हाँ आपके जीवन को प्रभावित, कौवे यानी जीव जंतु हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं ना, करते हैं बिल्कुल। तो कौवा ये कहता है कि अगर सीखने की प्रक्रिया आप प्रभावित करना, सीखने को अगर प्रभावित करती है तो वो ये कोई चीज है, ऐसी कोई चीज है तो वो सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान है। बाकी डगलस सोरेन क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध शिक्षा की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन व्यवहार से होता है। अच्छा, ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध शिक्षा की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति की, अच्छा शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति के नेचर से है। अलग अलग नेचर के व्यक्ति को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए और मानसिक जीवन व व्यवहार से, ठीक है। डगलस ओरवान कहते हैं डग, और वैसे तो ये किसने कहा? गल एक लड़की कहती है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध उससे है कि व्यक्ति का नेचर कैसा है, अलग अलग नेचर का व्यक्ति अलग अलग तरीके से पढ़ता है। ये हमने जान लिया। ये 2-3 परिभाषा देखी, देखो फटाफट से इन परिभाषा को दोहराते हैं। देखो दोहरान बहुत जरूरी है, चीजों को हमने फटाफट से पढ़ा, फटाफट से दोहराया, फटाफट से दोहराया तो चीजें अपनी जगह व्यवस्थित हो जाएगी। आदमी क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है कि आप चीजों को कितनी सहज तरीके से समझ पा रहे हो, ये शिक्षा मनोविज्ञान। विलियम जेम्स क्या कहता है? आकाश और धरती के बीच में जितने भी जम्स पाए जाते हैं, मतलब जितनी भी चीजें पाई जाती है जो आपको प्रभावित करती है वो शिक्षा मनोविज्ञान। कौवा क्या कहता है कि सीखने को कितना प्रभावित करिए आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान है, लर्निंग साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी, आपके सीखने को कितना प्रभावित करिए। कौवा इन जानवरों जीवों को प्रभावित करते ही करते हैं। और लड़की क्या कह रही है? लड़की ये कह रही है शिक्षा मनोविज्ञान वो है जो आपकी मानव की प्रकृति को, मानव के नेचर को प्रभावित करे, साथ साथ मानसिक जीवन और व्यवहार से भी। और बाकी ये सारे पॉइंट क्या है? वंशानुक्रम वातावरण, ये क्या है? वंशानुक्रम वो विकास का अध्ययन, अभिवृद्धि विकास का अध्ययन, अधिगम व प्रेरणा का अध्ययन, व्यक्तित्व का अध्ययन, रुचि और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन, मापन और मूल्यांकन का अध्ययन, अनुशासन, शिक्षण विद्याओं पाठ्यक्रम का अध्ययन, असामान्य बालकों का अध्ययन, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, सीखने की प्रक्रियाओं का अध्ययन, निर्देशन व परामर्श। रूसो क्या कहता है? बच्चा एक पुस्तक की तरह है जिसके प्रत्येक पृष्ठ का अध्यापक को अध्ययन करना। अच्छा रूस, अच्छा तुम भले रूठ जाओगे ना, भले ही मैं कितना भी नाराज हूँ, कितना भी गुस्सा हूँ, लेकिन किताब पढ़ना नहीं छोड़ता, यानी रीडिंग है ना मेरी हैबिट है। तो रूसो क्या कहता है? बच्चा एक पुस्तक की तरह होता है जिसके प्रत्येक पृष्ठ को अध्यापक को पढ़ना होता है, किताब का जिक्र करता है। बच्चे को किताब किसने बताया? रूठा हुआ क्या बताया? बच्चे की पुस्तक की तरह, तो बच्चे को पुस्तक कितने का? रूस ने कहा। मैं कितना भी नाराज हूँ किसी से, कितना भी मेरा मूड खराब क्यों ना हो, लेकिन मैं पुस्तक पढ़ना कभी नहीं छोड़ता।
चीज़ों को आपको ना दोनों को लिंक बना के चीज़ों को साथ में आपके माइंड में फीड कर लेना। माइंड बहुत शार्प होता है, बस जरूरत होती है व्यवस्थित तरीके से याद करने की। देखो भगवान का दिया हुआ एक डायलॉग तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ दौलत शोहरत है ना, तो ये कहना चाहती हूँ कि बेसिकली भगवान का दिया हुआ इतना शार्प माइंड हमारे पास है कि हम कुछ भी याद कर सकते हैं। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी किताबें भी एक ह्यूमन माइंड के द्वारा लिखी है, तो हमें तो सिर्फ चंद पन्ने याद करने हैं। तो ये चंद पन्ने के हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि हम इनको याद नहीं कर पाते, उलझ जाते हैं, है ना। तो इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, मजे मजे में अपने आप को इन किताबों से बहुत बड़ा बनाना है कि हम बहुत बड़े हैं। किताबें तो चंद पन्ने, इतने से पन्ने, इतने से पन्ने। एक समय आएगा जब ये पन्ने लाइन बाय लाइन, देखो मैंने तो लिख भी रखा है। देखो मैं ना वर्ड्स में बहुत ज्यादा पावर मानती हूँ, आपको दिख रहा होगा मैं भी, तो मैं तो लिख भी रखा है। 30 आउट ऑफ 30 आएंगे, लाइन बाय लाइन चीजों को याद करेंगे। देखो जब भूलना ही सब कुछ है, आपके विचार ही सब कुछ, आप कैसा फील करते हो यही आपको पॉजिटिव नेगेटिव फील करा देता है, यही आपके जीवन को सही डायरेक्शन देता है। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, क्यों ना एक रीजन ऐसा बता दो कि हमें अच्छा नहीं सोचना चाहिए। लगातार अपने बारे में अच्छा सोचो, लगातार अच्छा सोचो, लगातार 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 बार बार पॉजिटिव फील करो, अच्छाई की तरफ एक एक कदम धीरे 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 एक एक कदम बढ़ाते जाओ, धीरे 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 आप ट्रैक पकड़ लोगे। कंटिन्यू करते हैं आगे। अनुसंधान है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र पढ़ रहे ना, अनुसंधान इसके अंतर्गत आता है। बाकी मानसिक क्रियाएं, संवेदनाएं, प्रत्यक्ष ध्यान, चिंतन, सीखना, ये सब इसके अध्ययन के क्षेत्र में आता है, इसके क्षेत्र के दायरे में आता है। अभिव्यक्ति, व्यवहार, आचरण, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, शारीरिक प्रक्रिया, रक्त दबाव, नाड़ी गति, हृदय का अध्ययन और समूह गतिशीलता व समूह और समूह का अध्ययन, बस ये सारी चीजें बेसिकली ना इसके अध्ययन क्षेत्र में आती है। उसके बाद क्या देखना है, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है। हम एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, यही पढ़ा है ना, को पेज नंबर 6 पर खत्म करना, इतना ही पढ़ा है। फिर अपन लास्ट में जिस समय तरह चीजों को रिवाइज करते हैं ना, वैसे अपन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। एक मिनट में रजिस्टर ले लेती हूँ, फिर अपन है ना चीजों को रिवाइज करते हैं, जैसे कमला को पढ़ा तरह से। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, इसके ना शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो मानव प्राणियों के अनुभव व व्यवहार से, क्या कहना है इसके ना, शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो मानव प्राणियों के अनुभव व व्यवहार से। शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से। अच्छा, तो अलग अलग खोजों का शैक्षिक परिस्थितियों में उपयोग करना, अलग अलग खोजों का शैक्षिक परिस्थितियों में उपयोग करना, यानी कि जो अलग अलग तरीके इन्वेंशन है, नवाचार है, उनका शैक्षिक परिस्थितियों में उपयोग करो, इसी ये उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान। गहरी से रणनीति शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी व नियंत्रण बनाना है। अच्छा, शिक्षक मनोविज्ञान ये जानना होता है कि जो बच्चा सीख रहा है उसके व्यवहार का ज्ञान करो, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये सारी बातें जानना। कुपोसोम क्या कहते हैं, और उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तर शिक्षण में उत्तर अधिगम के हितों में प्रयोग करता है, क्या है, और इसका उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तर शिक्षण व उत्तर अधिगम के हितों में प्रयोग करना। अच्छा, उत्तर शिक्षण यानी कि कुल मिला के शिक्षण, यानी शिक्षा मनोविज्ञान वो है जो आप इसके सिद्धांतों को हमें अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करना है, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को। इसका उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तर शिक्षण में, बेसिकली इतना मानो पढ़ाने में, शिक्षण में हमें इस्तेमाल करना है, हित में, शिक्षण बच्चों का हित हो सके, इसके लिए हमें शिक्षण में शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को, नियमों को, प्रिंसिपल को अप्लाई करना। ये कौन कहता है, कुपोसोमी की बेसिक से परिभाषा दी। उसके बाद क्या देखा है, सिद्धांतों की खोज उत्पत्ति का संग्रह। इसके उद्देश्य क्या है, अलग अलग सिद्धांत खोजना जिससे पढ़ाई आसान हो सके, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, ताकि व्यक्तित्व का विकास करेंगे, बच्चे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे, बच्चा पढ़ने में अपने आप रुचि रहेगा, बच्चे के व्यक्तित्व को अच्छा बनाना है। शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना है, शिक्षण विधि में सुधार करना है, शिक्षक के उद्देश्य को प्राप्त करना है, अधिगम प्रक्रिया को संयमन बनाना है, अध्यापक को निर्देशित करना है, समूह गति को समझाने में योगदान देना। ये 2-4 पढ़ लेते हैं। मूल्यांकन की उचित विधियां करना, यही तो है एजुकेशन साइकोलॉजी का उद्देश्य। क्या है, आपको क्यों पढ़ाया जाता है, BEd STC क्यों कराई जाती है, ये माइंड में रख के चीजों को याद करने की समझने की कोशिश करो। देखो इन्फॉर्मेशन कुछ ज्ञान देने के लिए होती है, कुछ समझाने के लिए होती है, तो नॉलेज को थोड़ा सा पहले तो अपना नजरिया बदलना है हमको। नॉलेज को हमें ना जस्ट सूचना नहीं मानना है, हमको ये देखना है कि हमको कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है। हमको पता चल रहा है कि बेसिकली एजुकेशन साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम टीचिंग मेथड पढ़ते हैं, क्यों हम पढ़ते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्यों हम पढ़ते हैं कि बच्चों को कब ब्रेक देना है, क्यों हम पढ़ते हैं कि बच्चों को कब सकारात्मक पुनर्बल देना है, कब नकारात्मक में। देखो मेरे मायने में तो नकारात्मक पुनर्बल देना ही नहीं चाहिए, सकारात्मक पुनर्बल से सब कुछ हो जाता है, पॉजिटिव अप्रोच से सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, माइंडसेट पॉजिटिव है। तो देखो इसके लिए क्या कहते हैं, 2-3 परिभाषा देखिए ना, कि इसके लिए कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करना है। अच्छा, ये इसके लिए कहा था कि जो नई खोज हो रही है ना, नए प्रयोग हो रहे हैं, उनको शिक्षा में इस्तेमाल करना है, शिक्षा मनोविज्ञान। गैरिसन क्या कहते हैं, व्यवहार का ज्ञान, कि आपको मतलब कि आपको है ना बच्चे के व्यवहार का ज्ञान करना है। इसके लिए कहते हैं कि आपको खोजना है। इसके लिए कहते हैं कि जो खोज हुई ना, नई खोज, मान लो नई स्किन की खोज हुई, एक प्लास्टिक सर्जरी की खोज हुई कि एक स्किन के ऊपर दूसरी स्किन भी चढ़ाई जा सकती है, चीजों को याद करना है। इसके लिए कह रहा है जो नई खोज है उसको शिक्षा में प्रयोग करना है। गैरिसन कह रहा है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है। गेरी यानी मतलब गोरी, गांव की सन तो सन से हमको चीज याद रखी
कि व्यवहार का ज्ञान करना है, कि बच्चों का व्यवहार कैसा है, मेरी बेटी का व्यवहार कैसा है, सन का व्यवहार कैसा है, वो पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, तो व्यवहार का ज्ञान करना। कुपुस्वामी कह रहे हैं कि शिक्षण में ऐसे मतलब शिक्षण में ज्ञान वो सिद्धांत बताता है जो आप शिक्षण में इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुपुस्वामी क्या कह रहे हैं, हमारे पति नहीं क्या है, स्वामी कहते हैं पति को। तो पतिदेव जी कह रहे हैं कि मान लो XYZ के पति कह रहे हैं कि शिक्षण में ज्ञान तो ऐसे प्रिंसिपल देता है जिनको आप एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके की कुछ बेसिक बातें बताओ। स्किनर कहता है कि ऐसे सिद्धांत जो आप, ऐसी खोज जो आप शिक्षा में प्रयोग कर सकते। गेरिसन कहता है कि व्यवहार का ज्ञान, बच्चे के व्यवहार का ज्ञान करना है शिक्षा में। और कुपुस्वामी कहता है कि ये तो ऐसे सिद्धांत देता है आपको, गेरिसन कहता है ऐसे सिद्धांत देता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, शिक्षण उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। अच्छा, तो ये ऐसे सिद्धांत, तो शिक्षा मनोविज्ञान ऐसे सिद्धांत बताता है जिसका उपयोग आप शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हो। इसका उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना होता है। ये है ना, शिक्षण को शिक्षण में इनका प्रयोग करना होता है। ठीक, तो ये हमने कुछ बेसिक्स जानकर देखी। अब क्या करते हैं अपन, फटाफट से देख लेते हैं कि हमने सार रूप में क्या क्या देखा। पेज नंबर 4, 5 और 6 में सार रूप में क्या पढ़ा हमने पढ़ा कुछ वाद के बारे में। तो यहाँ प्रयोगवाद के बारे में देखा, व्यवहारवाद के बारे में देखा। ये सब व्यवहारवाद है, फिर गेस्टाल्टवाद है, फिर संज्ञानवाद है, मनुष्यवाद है, प्रेगी, साहचर्य, मानववाद। ये तो छोटे छोटे वाद थे। ये सारे वाद हमारा एक पेज कवर कर जाते हैं। दूसरा, यहाँ से देखना शुरू करते हैं। यहाँ से अपन है ना शिक्षा का बाल केंद्र बना, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, और ये सब पढ़ते हैं। ये अभी तो उन्होंने परिभाषा पढ़ी मनोविज्ञान क्यों शिक्षा की देन। तो 2-3 परिभाषा देखते हैं अपन। इसके बाद बेसिकली अपन ये देखते हैं कि जो शिक्षा बाल केंद्र बनाना, इसमें हल्के हल्के से पॉइंट देखते हैं अपन कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या योगदान है। बाकी यहाँ अपन शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ अलग अलग समय, वही गार्टन वाला नहीं पता अपना, गार्टन है 1900 है वो, और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा अलग अलग इसने परिभाषा दी, वो देखते हैं अपन। तो यहाँ 2 ही चीजें महत्वपूर्ण है, ये और ये। लास्ट में क्या पढ़ा हमने, लास्ट में बहुत इजी चीज पढ़ी हमने, इसका नेचर कैसा है। ये देखो, इनमें से कोई चीज ज्यादा याद करने की नहीं है, परिभाषा थोड़ा निगाह डालने की होती है। इसका नेचर कैसा है, इसका स्कोप क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो, आंखें बंद करो, बोलने की कोशिश करो। पेज नंबर फर्स्ट पे हम क्या पढ़ते हैं, अलग अलग वाद के बारे में, प्रकारीवाद के बारे में, संरचनावाद के बारे में, गेस्टाल्टवाद के बारे में, मनुष्यलेशनवाद के बारे में। गेस्टाल्टवाद पढ़ते हैं यहाँ, और फिर अपन मनुष्यलेशनवाद के बाद, गेस्टाल्टवाद के बाद अपन मनुष्यलेशनवाद पढ़ते हैं। और फिर अपन यहाँ 3 वाद देखते हैं, प्रेरकीवाद है, साहचर्यवाद है, प्रेरक, साहचर्य, और लास्ट में अपन मानवतावाद। इस तरीके से यहाँ 3 वाद देखते हैं। और इन वादों को पढ़ने के बाद अपन आ जाते हैं पेज नंबर 2 पे, जो इस तरफ था हमें अपन क्या देखते हैं। देखो, यहाँ तो अपन कुछ परिभाषा देखते हैं हल्की हल्की सी, बाकी यहाँ तो वही सिंपल सी बात है। इसका शिक्षा मनोविज्ञान का क्या योगदान है एजुकेशन में, यहाँ से अच्छा देखते हैं अपन कि शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। यहाँ देखा ना हमने शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, सेकंड पेज की बात कर रही हूँ। और विकास, एक सेकंड है ना, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ ये जानकर देख लेते हैं। देन यहाँ पे हमने बहुत सारी परिभाषा देखी थी शिक्षा मनोविज्ञान की। फिर अपन पीछे पलटा लेते हैं, अगले पेज पे आ जाते हैं इस तरीके से। तो इस वाले पेज पे अपन क्या देखते हैं, लास्ट में जो ये वाला पेज देखा ना हमने, इस वाले पेज में अपन कुछ है ना, देखो हमने लास्ट में पढ़ा ना ये वाला पेज, तो इस पेज में अपन क्या देखते हैं, हमने इस पेज में देखा, यहाँ तो पढ़ते अपन, तो यहाँ तो अपनों ने, अरे हाँ, बहुत इजी चीज है, नेचर, शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर कैसा है, शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप क्या है, और स्कोप के नेचर है, यहाँ नेचर देख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप क्या है। उसके बाद यहाँ पे कुछ परिभाषाएं देखते हैं ना अपन, वो भी लास्ट बार देखी हम लोगों ने। गेरिसन है, स्किनर है, क्रो है, अच्छा कुपुस्वामी है, ये वाला है। तो ये क्या है, अच्छा उद्देश्य, ये किस नाम से जाना जाता है, उद्देश्य के नाम से। तो फटाफट से लिख लेते हैं आप, तो चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने कल रिवाइज करा था, कल हमने पढ़ा था ये वाला पोर्शन। आज क्या देखा, आज हमने सबसे पहले तो देखा प्रकारीवाद। क्या देखा, प्रकारीवाद देखा। और प्रकारीवाद के बाद अपन व्यवहारवाद देखते हैं। प्रकारीवाद तो कल का था, बाकी 2-4 पॉइंटर बाकी थे। व्यवहारवाद के बाद हमने देखा गेस्टाल्टवाद। व्यवहारवाद पढ़ते हैं, उसके बाद गेस्टाल्टवाद देखते हैं। गेस्टाल्टवाद के बाद मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषण में देखा ना, यहाँ तो गेस्टाल्टवाद देख लेते हैं, यहाँ मनोविश्लेषण देख लेते हैं, और उसके बाद 3 छोटे छोटे बात देखते हैं अपन। मनोविश्लेषण में थोड़ा सा डाउट है। विश्लेषण पर चीजों को ईमानदारी से पढ़ते जाना, जितना याद है उतना नोट डाउन करें। ये मनोविश्लेषण, उसके बाद यहाँ 3 छोटे छोटे बात दिखे थे, वो क्या है, एक तो प्रेरक है, और साहचर्य है, और लास्ट में मानवतावाद है।
तो प्रेरकीयवाद है, प्रेरकीय साहचर्य, साहचर्य और लास्ट में मानवतावाद, मैस्लो वाला मानवतावाद। तो फर्स्ट पेज पे तो अपन ये सारे वाद ही देख लेते हैं। जब अपन सेकंड पेज पे आए ना, और यहाँ पे कुछ परिभाषा कुछ अपने ना कुछ शुरू हो जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा को क्या देने, तो वो ऊपर पढ़ते हैं यहाँ से। और इसी पेज में फर्स्ट पेज की बात करें ना, 3 पेज पढ़ते हैं अपन, तो पेज नंबर 4 की बात करें, समझ लो पेज नंबर 6 नहीं बल्कि पेज नंबर 4 है। तो यहाँ से अपन कुछ हल्की सी जानकारी देखते थे, परिभाषा 2-3 परिभाषा आती है, फिर अपन आ जाते हैं इस वाले पेज पर, यानी कि कहने का मतलब इस वाले पेज पर। इस वाले पेज पे हमने क्या देखा, यहाँ अपन है ना कुछ देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, ये देखते हैं अपन, यहाँ तो कुछ यहाँ से देखना शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। यहाँ तो बेसिक जानकारी थी कि यही कि शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा की क्या देनी। यहाँ जो शुरू हुई था ना, यहाँ से जो हेडिंग शुरू होती है ना कि शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा की क्या देनी, वो यहाँ खत्म होती है। वो तो सिंपल सी, क्योंकि बच्चे के बारे में जानना, बच्चे के व्यक्तिगत अनुभव के बारे में जानना, बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है ये जानना, बाकी बेसिक जानकारी। यहाँ से शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, और विकास अपन यहाँ तक पढ़ते थोड़ा सा, और फिर यहाँ अपन देखते हैं कुछ अच्छा सा पॉइंट देखते हैं। यहाँ क्या देखते हैं अपन, परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। तो सेकंड पेज नंबर में मैंने क्या देखा, ये पेज नंबर फर्स्ट, देखो पेज नंबर लिखना अपन थोड़ा सा मिस हो गया, पेज नंबर फर्स्ट, इसमें अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी। और फिर पेज नंबर सेकंड, इसमें क्या देखा, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है। उसके बाद हमने पेज नंबर 6 कर लिया था, 4, 5 और 6 लगभग यहाँ। तो यहाँ क्या पढ़ते हैं अपन, देखो यहाँ हमने देखा ना अच्छी जानकारी, बहुत इजी, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर कैसा है, शिक्षा मनोविज्ञान के एरियाज, स्कोप क्या क्या है ना, क्षेत्र। और यहाँ तक अपने लगभग क्षेत्र देखे थे कुछ। और लास्ट में आते थे शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता करके कुछ पढ़ा आप लोगों ने। उसमें गेरिसन है और स्किनर है और कुप्पूस्वामी पढ़ा है ना। गेरिसन कहता है कि ये कुछ कहते हैं ना कि कौन से उद्देश्य है। गेरिसन है कि मानव व्यवहार है, और कुप्पूस्वामी कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वो सिद्धांत बताता है जिनका कि हमें शिक्षा में उपयोग करना होता है। ये ऐसी बातें बताते हैं ना तीनों। तो क्या पढ़ते हैं अपन, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर, शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र और शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। तो कुछ इस तरीके से अपन इस पेज नंबर 3 को पढ़ते हैं। पेज नंबर 3 में अपन यही हेडिंग देखते हैं। बाकी ना इनके अंदर क्या देखते हैं अपन, देखो प्रकार्यवाद में बेसिक जानकारी, व्यवहारवाद में बेसिक जानकारी, 2-3 प्रकार्यवाद में। देखो इनमें क्या पढ़ते वो तो हमने पहले देख ही लिया है वैसे बेसिकली, इतना हमको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है अभी, है ना। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने हल्की हल्की जानकारी वादों के बारे में, और सेकंड पेज ये हमने फर्स्ट पेज देखा प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट, मनुष्य की साहित्य मानता। बाकी सेकंड पेज शिक्षा मनोविज्ञान का विकास और मनोविज्ञान की परिभाषा वगैरह। थर्ड पेज में शिक्षा मनोविज्ञान प्रकृति कैसी है, इसका क्षेत्र या नेचर कैसा है, इसका स्कोप क्या है और इसकी उपयोगिता यूटिलिटी क्या है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसमें हम इस बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, हर एक लाइन अच्छे से याद हो ये कोशिश कर रहे हैं, और एंड तक आते आते ये बुक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर बहुत जल्द उपलब्ध करा दूंगी, तो आप चीजों को बार बार थोड़ा देखते रहना। देखो चीजों को आपने बहुत सी याद करी होगी, लेकिन एक जगह कंबाइंड करके याद नहीं करी होगी। ये बुक ऐसी जिसमें बहुत सी अच्छी चीजें एक साथ गिवन है, इसके लिए आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं। तो इस वजह से मैं इस बुक को पढ़ाने का इस वजह से मैंने इस बुक को पढ़ाने का डिसीजन लिया था कि जो बच्चे भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइकोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी। सारे फैक्ट एक जगह इकट्ठे करना बहुत आसान हो जाएंगे। 10 जगह से उनको अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा, जानना नहीं पड़ेगा 10 जगह अलग अलग। तो ये सेशन अपन यहीं फिनिश करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।